हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड प्रूफ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एज कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल का सिग्निफिकेंस या उसका यूज फायदा बताना है और साथ में ये प्रूव करना है कि जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो क्या होती है, कंजर्वेटिव होती है। ठीक है ना। तो ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। जैसे पिछला आर्टिकल था वो भी इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको बस उसमें और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, बस थोड़ी सी सोच बदलेगी। लेकिन ये है कि आपको अच्छे से इसको करना है और इस बात पे फोकस करना है। वो ये है क्या कि यहाँ पे हम पोटेंशियल का पहले सिर्फ पोटेंशियल निकाला था, अब क्या निकालने जा रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। तो फॉर दैट अब आप इसको फोकस इस तरह से करेंगे दोस्तों कि हमारे पास यहाँ पे ये एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम सिर्फ ये जानना इच्छुक है कि अगर यहाँ पे एक पी पॉइंट है, ठीक है, तो यहीं पे कहीं जो है वो क्या है, दो और पॉइंट हैं, ये ए मान लेंगे और ये बी मान लेंगे दोस्तों। ठीक है। तो अब जो है कि हम लोग ये जानने में इच्छुक हैं कि अगर हमारे पास ये पी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है तो ए पॉइंट को जो है हम क्या मान लेंगे, हम यहाँ पे ए पॉइंट को मान लेंगे कि भाई ये जो दूरी है वो एक्स है और ये वाली डिस्टेंस जो है वो क्या है, डी एक्स है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या चाह रहे हैं कि हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कि जैसे अब आपको इतना पता चल चुका है कि पोटेंशियल डिफरेंस को अपन लिख पाते हैं क्या, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस। ये तो मालूम ही है। तो सिर्फ डिस्टेंस देखना होता है, बाकी सही है। तो ये चीज आपको पता है कि पी पे भी निकाल सकते हो, बी पे भी निकाल सकते हो और ए पे भी निकाल सकते हो सीधा डिस्टेंस देख के। लेकिन बोर्ड में रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, बोर्ड में आपको ड्राइव करने को बोलेगा कि नहीं, सीधा लिखना से नहीं करना, आपको ड्राइव करना, एक्सप्रेशन निकालना है। इसलिए फिर ये चीज जो है वो कायदे से अपने को सीखनी पड़ती है दोस्तों। ठीक है। तो लेट्स डू दिस। तो ये देखो अभी अपन क्या करेंगे, हमें पता है कि अगर अपन किसको फोकस करेंगे, अगर हम फोकस करेंगे किसको, फोर्स को, ये वाली फोर्स कौन सी हो जाएगी, एफ जो है वो इलेक्ट्रिक। ठीक है। और इसके अकॉर्डिंगली आपकी डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रही है, उल्टे। ठीक है ना। तो फोर्स कैसी है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंगली नेगेटिव मानी जाएगी, मींस इट्स वर्किंग इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। अब आपको मालूम है कि जो वर्क डन अपन करेंगे वो वर्क डन यहाँ पे कैसे आएगा, वो वर्क डन आ जाएगा यहाँ पे नेगेटिव। क्यों आएगा नेगेटिव वो आपको पता है। तो अब अपन करना शुरू कर रहे हैं फटाफट। देखे तो ये देखो कि वर्क कितना लिखेंगे अपन, वर्क अपन लिखेंगे फोर्स, ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो अपन इसको सीधा लिख सकते हैं, दैट इज माइनस एफ डी एल। समझ गए। तो ये अपन पहले भी कर चुके हैं। माइनस एफ डी एल क्यों लिखा, माइनस एफ डी एल इसलिए लिखा क्योंकि आपका जो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। तो दोस्तों ये कितना आ गया, डी डब्ल्यू। समझ आ गया। तो इस तरह से इसको अपन dl जो है इसको चेंज करके क्या लिख सकते हैं, dx, बिकॉज दिस डिस्टेंस वी आर टेकिंग इन टर्म ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है ना। तो वो कोई इशू नहीं, नंबर नहीं कटते इस बातों में। ठीक है। तो ये आ गया dw, ये आ गया एफ डी एक्स। अब हम क्या चाह रहे हैं कि हमें टोटल वर्क निकालना है। तो हमने क्या किया, हम लोगों ने टोटल वर्क के लिए लिखा इंटीग्रेशन w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी। व्हाट डज इट मीन, इसमें एक लाइन यूज कर सकते हैं, अलोंग ए टू बी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस काम को जो है वो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो आएगा एफ डी एक्स दोस्तों। ठीक है। और फिर उसके बाद एफ फोर्स के बारे में भी आप जानते हो। ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये। इसको अपन क्या लिख पाएंगे, इक्वल टू माइनस और ए टू बी। ठीक है। तो ए टू बी, अलोंग ए टू बी बात हो रही है और ये हो जाएगा, अब यहाँ पे जो फोर्स है वो कितनी है, क्यू नॉट इंटू ई, है ना। और ये कितना आ गया, डी एक्स। फिर यहाँ पे ये माइनस बाहर आ जाएगा और क्यू नॉट को भी बाहर निकाल सकते हो। इंटीग्रेशन हो जाएगी ए टू बी ई डी एक्स। ठीक है दोस्तों, ये भी हो गया। अब जो है अपने को ये स्टेप आपको समझ आया ना, क्योंकि अपने
डेफिनेशन से लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज वाली डेफिनेशन से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये आ गया इज इक्वल टू, तो माइनस ये आ गया क्यू नोड, और ई को भरेंगे ए टू बी, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और मेन चार्ज क्यू और दूरी कितनी है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर ले लिया स्टार्टिंग से, और ये आ गया डी एक्स आपका। ठीक है दोस्तों, फिर आपको आगे का पता है क्या होना है, ये आ गया क्यू नॉट। ठीक है, और ये इंटीग्रेशन जो है वो किसके ऊपर लगेगी, क्यू बाहर आ जाएगा, ये भी बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, इसको लिख लेंगे अपन यहाँ पे। अंदर जो बचेगा वो क्या बचेगा, वो सिर्फ बचेगा x-1, और यहाँ पे आ जाएगा a टू b। ठीक है दोस्तों, ये सब अपन पहले ही कर चुके हैं, कोई नया कुछ नहीं हो रहा है। पिछले आर्टिकल में ये सब अपने ऐसे ही किया था, तो यहाँ पे बस थोड़ा सा सीन चेंज है, इसलिए उसके हिसाब से चल रहे हैं अपन दोस्तों। ये क्या हो जाएगा, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, और ये आ जाएगा 1/x, और ये आएगा a, और ये आएगा b आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये हमारा काम हो गया। अब अपन ऐसे सोच सकते हैं कि अगर हम a और b को कुछ ऐसा सोचें कि a की जो पोजीशन है वो कैसे ली जाएगी, क्योंकि अलोंग लेंथ ले रहे हैं अपन इसको, इसलिए अपन इस लिमिट में इस तरह से लिख सकते हैं क्या, कि हाँ, ये वाला माइनस जो था जो अपने को नीचे आएगा उससे ये कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, वो आपको मालूम है। ये इंटीग्रेशन यार खुद कर लेना, क्योंकि ये पहले मैं करवा चुका हूँ। क्योंकि ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, ठीक है ना, तो ऊपर आके बनेगा x-2। x-2 का क्या लगेगा फार्मूला, n+1 वाला, तो -2+1 अपॉन -2+1 में एक माइनस आएगा जो इसको नलीफाई करेगा बाहर वाले को। ये सेम स्टेप पिछले आर्टिकल में किया हुआ है, तो ये वही ज्यादा परेशानी वाला नहीं है, इसलिए ये वाला जो साइन है आपका वो जा चुका है। ठीक है ना, तो क्या बचा फिर, क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट। ठीक है ना, अब जो है ध्यान से सुनना कि हम ऐसे ही जानबूझ के क्या करते हैं, इसको नाम डाल देंगे आर बी, और इसको नाम डाल देंगे आर ए। ठीक है, तो इसकी मदद से अपर लिमिट भरेंगे, तो ये क्या आएगा, पोजीशन ऑफ द आर ए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ, सॉरी, आर बी भरा जाएगा पहले अपर लिमिट अपॉन लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितना हो जाएगा, दैट इज आर ऑफ ए। ठीक है, तो कुछ नहीं किया हमने, ए और बी क्या है, ये लेंथ ली हुई है, मतलब एक शॉर्ट में लिखा हुआ है, मतलब अलोंग ए टू बी लिया है ना अपन ने। तो ए का जो डिस्टेंस है वो मेन पॉइंट से कितना था, आर ए। ठीक है, और बी का कितना था, आर बी, वो हमने फिगर में रेक्टिफाई कर लिया। कैसे रेक्टिफाई किया, ये हो गया बी का दूरी आर बी, और ये हो गया ए का दूरी आर ए। ठीक है दोस्तों, तो ये लिख लिया अपन ने, और माइनस कट हो गया था। ठीक है ना, तो यहां से अब आपको क्या कर रहे थे, आप डब्ल्यू निकाल रहे थे, तो इस चार्ज को अपन इस तरफ ले आएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, पोटेंशियल, क्योंकि वर्क डन पर यूनिट चार्ज हो जाएगा। और फिर अपन इसको लिख पाएंगे क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू बचा ना, 1 × क्यू, और ये 4 पाई एप्सिलॉन आर बी, ये आ गया, और माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना आएगा नीचे जो है वो आर ए। ठीक है ना, अब आप इसको ढंग से देखें तो ये आपको क्या मिला, ये चार्ज अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन और डिस्टेंस, इसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एट बी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट ए। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज को आपने बिल्कुल संभाल के रखना है, बहुत काम की चीज है। अब जो है इसमें जो मेन पंच जो एक और है, जो आपको कंपटीशन और स्कूल या मतलब जो है बोर्ड के पेपर के हिसाब से ध्यान रखना है, वो ये है। अब आप इसको देखना ढंग से, ठीक है, ये और ये। ठीक है, तो अगर हम क्या कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे, ये देखो मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये पंच जो है आपने सिर्फ कंपटीशन के लिए याद रखना है। हम कर रहे थे एक्चुअली में माइनस ऑफ ई डॉट डी एल को सॉल्व कर रहे थे। ठीक है ना,
और इसको सॉल्व करते करते ये ए था दोस्तों और ये बी था, तो हमने पाया कि ये क्या आ गया, दैट इज वी बी माइनस वी ए, ठीक है ना। वाई दिस माइनस साइन ओवर हियर, बिकॉज वी आर वर्किंग फ्रॉम यू नो द, फ्रॉम नहीं बोलना चाहिए, फ्रॉम नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे, वी आर वर्किंग अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, क्योंकि आपने चार्ज को यहाँ पे क्या किया है, धकेला है, किस तरफ, इस तरफ। तो आपके द्वारा किया गया काम सिस्टम में या उस चार्ज में क्या भरता जा रहा है दोस्तों, उसमें भरता जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए साइन क्या आ गया, नेगेटिव, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। इसलिए ये क्या है, ये जो हम कर रहे हैं ये क्या है, ये जो है आपको क्या पढ़ना है, इसको ध्यान से सुनना, ये बहुत बहुत बड़ा पंच है। लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज द पोटेंशियल, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी आपको जाके एक ही पोटेंशियल देगा ना, इसलिए याद रखिएगा। ये आपको कंपटीशन में कैसे पूछा जाएगा कि द मीनिंग ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों अलाउड होता है दोस्तों। तो अब इसके जो है एक चीज आप पीछे करके आ रहे हैं, वो कौन सी चीज है, वो है सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी चीज है वो, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपको मालूम है वो क्या निकला था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकला था दोस्तों। और अब क्या पढ़ा आपने, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दोनों लोग जो है वो नीट और जेई के मेन एग्जाम में पूछे जाने वाली चीजें हैं, क्योंकि इसलिए डेप्थ नॉलेज है, मतलब कि किसी को पता ही नहीं है what is the sense of saying surface integral of electric field, it is electric flux, but the sense of saying line integral of electric field, it is the the electric potential। तो याद रखिएगा कि ये जो सिंबल मैंने लिखा है इसको ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर दोस्तों ये माइनस है, अगर इसमें अगर माइनस लिखा है तो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड से उल्टा चल रहे हैं, मतलब उससे लड़ रहे हैं। और अगर इसको आप प्लस कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड से खुद काम ले लोगे, मतलब अगर आपने उस चार्ज को पुश किया आगे की तरफ और अगर आपने वहां से उसका सपोर्ट हटा लिया अपने हाथ का, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो सेम चार्ज होने की वजह से वो क्या करेगा, वो आगे की तरफ बहना शुरू कर देगा, चार्ज की तरफ खुद नहीं आएगा। तो इस चीज को जरूर आप अपनी कॉपी में अलग से लिखें, दैट इज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आपको ऐसे बोल सकता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी, तो आपका आंसर होगा वोल्ट। क्यों होगा वोल्ट, क्योंकि इसका मतलब ही क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल। तो ये बहुत बड़ी चीज है जो आपने सीखी है। हाँ तो दोस्तों अब जो है हम लोग इसको अब कंपटीशन या एमसीक्यू की शक्ल में देखना शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि अगर आपके पास ये जो है, ये क्या आ गई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई दोस्तों, और इसमें मौजूद हैं दो बिंदु, ठीक है, ये है ए और ये है बी। ये फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। अब आपको ट्रिक बनाना है और उसको पेस्ट करना, क्योंकि न्यूमेरिकल आपको करने पड़ेंगे। तो अब क्या बात हो रही है कि कोई आपको चार्ज दे दिया जाता है, जैसे 1 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम, और उसको आपको चलाना है कहाँ पर, इस तरफ को, ठीक है। तो उस तरफ आप समझ जाएं कि हमें कहाँ चलना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो यहाँ से फील्ड आ रही है तो इसका मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि समथिंग पॉजिटिव इज लाइंग ओवर देयर एंड यू आर नाउ मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मतलब कि इस फील्ड के विपरीत आप काम कर रहे हो। तो जब विपरीत काम करना है तो क्या लेना है, साइन माइनस, ठीक है। फिर क्या लिखना है, ई डॉट डीएल। क्लियर हो गया दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। फिर क्या होगा आगे, इज इक्वल टू, जिस पॉइंट तक जाना है उसको कहाँ लिखना है, पहले ट्रिक बन गया ये, और जहां से चलना है उसको क्या लिखना है, दैट इज ए, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको ये टूल यूज करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है ना। बी केयरफुल कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जब भी अपन पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो हम क्या लिखते हैं, लाइन इंटीग्रल। समझ आ गया। तो जैसे मान लीजिए कि आपको जो है ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कौन सी, ये वाली कितनी है, कोई ले लेते हैं, जैसे मान लो 10, ठीक है ना, 10 न्यूटन पर कूलम ले लिया। और ए से बी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी आपको दे दिया जाता है, मान लो 10 सेंटीमीटर है, तो 10 इंटू 10 क्या हो गया, 100।
ठीक है। और इसमें जो है अगर एक पोटेंशियल आपको पता चल जाएगा, मान लो ये पता है, तो जब आपका ये कैलकुलेशन हो जाएगा, यहाँ से 10 इंटू 10 100 हो गया, और ये कुछ दिया होगा तो आपको ये निकालने को मिल जाएगा। तो इस तरह से न्यूमेरिकल करेंगे अपन ढेर सारे। अभी इस ट्रिक को आप जरूर समझिएगा। अब देखो, अब आता है एक बात जो अपने को करनी है, और वो है कंजर्वेटिव नेचर। तो सबसे पहले आपको पता है कि कंजर्वेटिव नेचर का मतलब क्या होता है। ऐसी फोर्स जिसके द्वारा या जिसके अगेंस्ट किया गया काम सिर्फ जो है कहाँ पे किस बात पे निर्भर करता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे, नॉट ऑन द पाथ। इसका एग्जांपल अपने कहाँ सीखा बच्चों, ये टॉपिक जो है वो सीबीएसई के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांड क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, कंजर्वेटिव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये 2 से 3 नंबर में पूछा जा सकेगा, या तो 1 नंबर या 2 नंबर आएगा, तब तो काम ऐसे हो जाएगा। लेकिन अगर इसको ड्राइव करने के लिए बोला कि प्रूव करके बताओ, तो फिर आपको बहुत अच्छे से इसको लॉजिकली क्लियर करना है, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब पहले आपको पता होना चाहिए, ऐसी फोर्स जिसके द्वारा या जिसके अगेंस्ट किया गया काम सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर निर्भर करता है। तो ये आपको खुद लिख लेना है। अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव व्हेन द वर्क डन अगेंस्ट इट इन वर्क डन अगेंस्ट इट ओनली डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है ना। और अगर इसको और मैं लिख के इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी तो इसको भी लिखिएगा कि एक फोर्स जो है वो, या इंग्लिश में ए फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव फोर्स व्हेन वर्क डन इन या वर्क डन अगेंस्ट इट इन ए क्लोज पाथ, अगेंस्ट इट इन ए क्लोज पाथ बिकम जीरो। जैसे कंजर्वेटिव फोर्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल अभी 11th में पढ़ के आ रहे हो, और वो बंदा कौन है, वो है हमारा दैट इज ये अपना ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में आपने क्या देखा था, वो ये देखा था कि अगर अपन ये बिल्डिंग है और अपन चीज को यहाँ से उठा के ले जा रहे हैं, तो हमने सिर्फ देखा कि हमने ये देखा कि उस चीज को उठाने में कितनी हाइट टोटल यूज हुई, तो उसको एच लिया, और जो वर्क डन था वो कितना हो गया, mgh। तो वो इस बिंदु फ्लोर के ऊपर निर्भर करा। और इसके अब इसको बात को समझना है कि अगर अपन यहीं पे क्या लगा दें, एक स्टेयर केस लगा देते, तो स्टेयर से भी अपन h1 h2 h3 और h4 तय करते, ठीक है ना। तो मेन क्या हो गया कि आप किस रास्ते को अपना रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप सीढ़ियों से जाओ, सीधा लिफ्ट से जाओ, लेकिन जो सब्जी का या जो भी सब्जी आप नीचे से लेके गए थे वेजिटेबल, वो इस फ्लोर पे जाके उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जाएगी, mgh। सो व्हाट द वे यू आर फॉलोइंग इज नॉट बॉदरिंग, द पॉइंट इज द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। इसलिए इस एनर्जी को या इस फोर्स को अपने किस कैटेगरी में डाला था, कंजर्वेटिव फोर्स में, ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब अगर अपन क्या करेंगे, अगर अपन यहाँ से वर्क डन करेंगे तो हम, ग्रेविटी क्या कर रही है, नीचे को खींच रही है, और आप कहाँ जोर लगा रहे हैं, ऊपर को, तभी तो नेगेटिव वर्क हुआ, इसीलिए उसमें क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी। और mgh क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी। ये बहुत जरूरी है बच्चों नॉलेज, ठीक है। अब आप इसको देखें कंजर्वेटिव में कैसे करना है। भाई हमने क्या किया, ये डायग्राम भी आपको मैंने आपको डेफिनेशन जैसे बोली है वैसे लिख लीजिएगा। तो मैंने क्या किया कि भाई ऐसे करके 2 पॉइंट ले लिए, ठीक है। और ये जो ओरिजिन है, यहाँ पे मैंने किसको बैठा दिया, पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है। अब ये मान लो ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, ठीक है। और इस तरह से ये इनके कोऑर्डिनेट है, मान लो आर ए और ये आर बी, ठीक है। और ये इनके बीच का डिस्टेंस है, राइट। अब अपने को लॉजिकली क्या ध्यान देना है, लॉजिकली ये ध्यान देना है कि क्लोज पाथ, पहले अपने को क्या करना है कि अगर हम ए टू बी चले पहले मान लो, तो अपन क्या लिखेंगे, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम दैट इज ए टू बी। क्या लिखना चाहिए, बोलिए। हाँ, इसको लिखेंगे अपन दैट इज, या तो आप इंटीग्रल की शक्ल में लिखें तो भी चल जाएगा, या ऐसे लिखते हैं तो भी चल जाएगा। कैसे, ए टू बी चलना मतलब है वर्क डन पर यूनिट चार्ज कितना हो गया, दैट इज डब्ल्यू ए बी। तो मैंने क्या बोला, जिससे चलते हैं वो पीछे रहेगा और जिस तक पहुंचते हैं वो आगे रहेगा। तो क्या लिखेंगे इसको, दैट इज वी बी माइनस वी ए, ठीक है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं इंटीग्रल में भी लिखना चाहता हूं तो कोई भी क्या बुराई है, इट इज ईडीएल
कहाँ से चले, ए टू बी, राइट। उसी तरह से अब क्या हुआ, हम बी से ए पर वापस आ गए। रास्ते के ऊपर मत चलना, टेढ़े चलो, मेढ़े चलो, सीधे चलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से अगली बार क्या करा कि वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम बी टू ए ऑफ द चार्ज क्यू नॉट, वी शुड राइट बी ए माइनस वी बी। ऐसा क्यों, पहले ए टू बी चले थे, अब बी टू ए चले, तो ये सारे पॉइंट्स चेंज करेंगे बस, ठीक है। और इसको कैसे लिख पाएंगे, दैट इज माइनस, अब क्या आएगा, बी टू ए, तो सिर्फ ए की जगह बी आ गया और बी की जगह ए आ गया, ठीक है दोस्तों, ये लिख लिया अपन ने। अब हमें क्या करना है कि टोटल वर्क डन निकालना है। तो टोटल वर्क कितना आएगा, डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट प्लस डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू नॉट। और जैसे ही हम इसको लेफ्ट ये मानेंगे, लेफ्ट साइड ऐड हो गई, तो ये राइट साइड ऐड हो जाएगी, और ये कितना आएगा, 0। तो डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी ए इज इक्वल टू 0, क्यू इंटू करके इंटू 0 में 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये निकाला अपन ने टोटल वर्क। तो टोटल वर्क इसके क्लोज पाथ में क्या हो गया, 0, जो कि एक सफिशिएंट कंडीशन हो जाएगी किस चीज को करने में, कि ये जो आपकी फोर्स है वो कैसी है, वो कंजर्वेटिव है। तो ये जो मैंने ट्रिक आपको सिखाया है बहुत सिंपल है, आप बिल्कुल परेशान ना हो, इस आसान तरीके से आप इसको करें, ठीक है ना। डायग्राम आप बना सकते हो, ठीक है ना। चार्ज कहाँ रखा है, ओरिजिन पे, और उसकी फील्ड आपको मालूम ऐसे निकल रही है। पहले आप उसी चार्ज की फील्ड में ए टू बी चले, फिर आप बी टू ए चले, ठीक है ना। और फिर हमने डेफिनेशन से उसको यूज कर लिया, जिससे चलते हैं वो पीछे रहता है और आगे कौन आता है, जहां तक पहुंचते हैं। तो पहले कहाँ से चले थे, ए टू बी, अब कहाँ से चले, बी टू ए, और इंटीग्रल की शक्ल में ए टू बी, अगली बार बी टू ए, और ये ऐसे ही बना रहेगा। और जैसे इसको सम अप किया तो ये 0 हो गया। तो ये बोर्ड का ब्रांड फॉर्मेट है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। आप इसको जोर अच्छे से सीखें करें, और ये आपको पूछा जा सकेगा कि हाउ वुड यू, या हाउ यू कैन प्रूव द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एज ए कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एज ए कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आ गई है। अब एक और चीज ध्यान में रखें, वो ये रहेगी कि व्हाट वी डिड ओवर हियर, हमने ये किया दोस्तों कि ये जो आपका चार्ज यहाँ पे था, ये वो बारीकियां हैं बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक की कैसी यूनिट है जो सबसे ज़्यादा टाइम खाती है, ये पक्की बात है। तो उसका रीज़न है कि उसमें इतनी बारीकियां, और जो बोर्ड के क्वेश्चन आते हैं बच्चों, दे आर माइंड ब्लोइंग, आपको मतलब हिला के रख देंगे। इसलिए कुछ भी नहीं छोड़ना है, बहुत डेप्थ में पढ़ना है इस यूनिट को, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बनेंगे आपसे, लेकिन उनका जो सही आकलन है, इवेल्युएशन है, वो आपके डेप्थ नॉलेज पे जाएगी। आपको लगेगा कि हम सही आंसर लिख के आ गए, लेकिन उसका आंसर कुछ और ही था, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान दें, ये अगला पंच है। ये पंच ये है कि मैं ये आपको सिखाना चाह रहा हूँ, ये आप नोट में लिखिएगा अलग से, ठीक है ना, नोट में डाल देना। तो ये प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर अपन जो है यहाँ से चलते हैं, ठीक है, तो अगर आप चार्ज को यहाँ से, टेस्ट चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके आ रहे हो, तो आप कर क्या रहे हो, आप इस बंदे से फाइटिंग कर रहे हो, इसकी रिपल्सन से। तो मैंने क्या बोला कि आपने जो काम किया है, ठीक है ना, जो काम किया आपने, ठीक है ना, तो कितना आ गया था, वो आ गया था, दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसको अपने लिखा था, दैट इज ए टू बी, ए टू बी, और ये अंदर क्या लिख पाए थे दोस्तों अपन, ईडीएल। ये थोड़ा सा हमें आइडिया है, ठीक है ना। अब जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ उसको पहले ढंग से रखिएगा, वो ये है कि ये जो अपन काम कर रहे हैं बच्चों, ठीक है ना, तो वर्क डन इन पुशिंग द चार्ज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, ये याद रखना आपको, ठीक है ना। क्या हुआ, ये ऐसे कैसे आभास होगा आपको, आप रिपल्सन के अगेंस्ट, और जैसे आपने, जैसे कोई स्प्रिंग होता है दोस्तों, तो जब या तो उसको कंप्रेस करते हैं, तो आपने जो जोर लगाया है वो उसके अंदर काय में चला जाता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि सून यू मीन्स स्नैच योर हैंड, या आप हाथ को पीछे खींचते हो तो एकदम से स्प्रिंग वापसी करता है।
तो उस टाइम पे उसकी कोई हेल्प नहीं करता, वो अंदर से स्टोर्ड एनर्जी को यूज करता है। तो यहाँ भी वही है कि यहाँ पे जो आप ए टू बी जो है वो चार्ज को चला रहे हो, तो आपने जो काम किया है तो काम व्यर्थ थोड़ी ना जाएगा। इसलिए जो काम किया है वो सिस्टम में काय में घुस जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। तो उसका आभास कैसे होगा? जैसे आप यहाँ से सपोर्ट हटाएंगे तो ये चार्ज अपने आप यहाँ से बहने लगेगा, और आपके द्वारा किया गया काम जो उसमें पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हुआ था, अब वो खर्च होने लग जाएगा काय में, टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज। ठीक है ना? तो ये भी पंच आपसे पूछा जा सकेगा कि जो हमने यहाँ पे किया है वो क्या है, वो है डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो डब्ल्यू अपॉन क्यू क्या हो गया? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो जो किस तरह से स्टोर हो रहा है, वो स्टोर हो रहा है एज ए पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना? तो इसको याद रखिए कि वर्क डन, वेयर द वर्क डन गोज, या वेयर द वर्क डन इज utilized in this process। तो आपने बोला कि the work done is now converting to potential energy, converting to potential energy। ठीक है ना? तो इस पंच को इस तरह से लिखिएगा जो मैंने आपको लिखाया है। ठीक है?